नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर मास की। आखिर ये एयर मास होता क्या है और इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, इसके टाइप्स को हम कैसे विभाजित करते हैं हमारी अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। एयर मास। नाम पढ़ के ही आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा, एयर और मास। तो एयर मास कुछ नहीं बल्कि बस एक वायु का एक ऐसा समूह है, एक एयर का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो भी एयर होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जैसे वो चाहे आप ह्यूमिडिटी की बात कर लीजिए, चाहे प्रेशर टेम्परेचर की बात कर लीजिए, वाटर कंटेंट हो गया ह्यूमिडिटी ही, डस्ट कंटेंट की बात कर लीजिए आप, कितना जो उसमें किसी हवा में पाए जाने वाली जो भी चीज़ें हैं वो जब एक फिक्स्ड समूह में जब सिमिलर होती हैं, नियरली सेम होती हैं, तो उसे ही हम एयर मास कह देते हैं। वर्टिकली जब मैं सेम की बात कह रहा हूँ तो वो वर्टिकली नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली है। क्योंकि वर्टिकली हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, बहुत सारी ऐसे चेंजेस आते हैं। लेकिन हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं कि इसकी लंबाई कुछ 100 से 1000 किलोमीटर तक की रेंज में पाई जाती है किसी भी एयर मास की। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एयर मास किसे हम बोलते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप है, अफ्रीका का महाद्वीप। यहाँ पे कुछ हो जाता है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे ही ऐसे कुछ हो जाता है नॉर्थ अमेरिका। बीच में हमारा अटलांटिक महासागर आ जाता है, अटलांटिक ओशन। अब मान लीजिए कि ये जो दूरी है ये काफ़ी बड़ी दूरी है, कई हज़ार किलोमीटर की दूरी है ये। तो इतने पूरे के हम एक एयर मास मान लेते हैं, एक समूह। और एक जो ये अफ्रीका का लैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम एक एयर मास मान लेते हैं। अब आप ये बताइए कि ये वाटर एरिया है, ये लैंड एरिया है। तो अब वाटर के ऊपर जो हवा है और लैंड के ऊपर जो हवा है, इन दोनों एयर मासों में वाटर कंटेंट किस में ज़्यादा रहेगा, लैंड वाले एयर मास में या फिर ओशियनिक एयर मास में? तो इसका साफ जवाब है कि वाटर वाला जो है एयर मास, जो कि वाटर बॉडीज़ के ऊपर बनता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी रिलेटिवली। और वहीं पे हम बात करें अगर डस्ट कंटेंट की, तो वो आप सीधी सी बात है बता देंगे कि लैंड वाले जो एयर मास हैं, जो लैंड के ऊपर बनते हैं, वो उनमें डस्ट का प्रपोर्शन ज़्यादा हो। इतनी सी बात का कंक्लूजन ये निकला कि जब हम बात करते हैं एयर मास की, तो उसके बारे में हमें पता लगता है उसकी ओरिजिन से कि आखिर वो बन कहाँ रहा है। अगर आप बात कर लें पोलर रीजन की, तो आप सीधे से बता देंगे कि वहाँ की हवाएं ठंडी होती हैं, वहाँ की हवाओं में प्रेशर ज़्यादा होता है। इक्वेटर में आप आ जाएंगे तो प्रेशर कम होता है, वहाँ की हवाएं गर्म होती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में आप आ जाएंगे तो आप ये बता देंगे कि वहाँ पे वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो एयर मासेस होंगे उनकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो कुछ इस तरीके से हम एयर मास के बारे में जानते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है कि जब कोई भी एयर मास जो है जब मूव करता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हवाएं प्रेशर के डिफरेंस के कारण मूव करती हैं, तो वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे अपना प्रभाव डालती हैं और मौसमी या सीजनल चेंजेस लाती हैं। इनके क्लासिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो कई लेवल्स में इनका क्लासिफिकेशन होता है। कुछ मैं टर्म आपको बता दे रहा हूँ जिसके थ्रू हम एयर मास का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले आ जाता है P यानी कि पोलर, T यानी कि ट्रॉपिकल, इसके बाद हम आ जाते हैं C यानी कि कॉन्टिनेंटल,
उसके बाद M मैरीटाइम, इसके बाद K, इसको आप कूल से ले लीजिए। कूल यहाँ K से नहीं होता है, C से होता है, लेकिन उसका एक टर्म K को ही दिया गया है। W को आप वार्म ले लीजिए। उसके बाद S यानी कि स्टेबल और U यानी कि अनस्टेबल। अब जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप आता है, जो सबसे पहला बेस होता है हमारा क्लासिफिकेशन का, वो ये होता है कि हम जिस एयर मास की बात कर रहे हैं वो कौन से रीजन में पाया जाता है। तो इसमें हम दो रीजन ले लेते हैं। सबसे पहले पे आ जाता है पोलर यानी कि P और ट्रॉपिकल यानी कि T। तो दो क्लासिफिकेशन हम यहाँ से कर लेते हैं। जब इसके बाद हम बात करते हैं तो हम इसके देखते हैं कि ये जो एयर मास बन रहे हैं ये लैंड पे बन रहे हैं या वाटर बॉडीज़ पे बन रहे हैं। तो उस हिसाब से हम इन्हें दो टाइप्स में बांट देते हैं। पहला हो जाता है कॉन्टिनेंटल यानी कि C कॉन्टिनेंटल पोलर, और मैरीटाइम पोलर यानी कि जो पोलर रीजन में भी हो और वाटर बॉडीज़ के ऊपर हो। सेम चीज़ हम ट्रॉपिकल के साथ कर देते हैं, CT और MT यानी कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मैरीटाइम ट्रॉपिकल। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हवाएं हैं, जो भी एयर मास है, ये जिस जगह पे बन रही हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो इक्वेटर के पास का जो रीजन है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो उसके ऊपर जो हवाएं बनेंगी, जो एयर मास बनेंगे, जाहिर सी बात है कि उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो वो हमारे वार्म कैटेगरी में आ जाएंगे। ये जब मूव करेंगी तो जैसे अब ये मूव करेंगी और किसी ऐसे लैंड पे पहुंच गई जहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो जो लैंड के ऊपर की जो पार्ट होगा एयर मास का वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो कूल होती हैं हवाएं, जो एयर मास कूल होते हैं, वो जब जाते हैं, जब मूव करते हैं तो वो नीचे की तरफ से हीट होते हैं। इसे ही हम एक तरह से कह सकते हैं हीट फ्रॉम बिलो, और इसे हम कह सकते हैं कूल फ्रॉम बिलो। जो हवाएं गर्म होंगी वो नीचे जाके ठंडी हो जाएंगी, और जो हवाएं ठंडी होंगी वो आगे जाके नीचे की तरफ से गर्म होने लगेंगी। तो आगे हम इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं CPK, CPW, MPK, MPW, CTK, CTW और MTK और MTW। ये आपको कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इनके दो हर पर्टिकुलर टाइप के दो टाइप्स और आ जाते हैं। इन दो टाइप्स की हम जब बात करें तो ये बात करते हैं हम स्टेबिलिटी के रूप में। जब हवाएं कन्वर्ज होती हैं, जैसे एक अपोजिट डायरेक्शन से हवाएं आ रही हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ये आपस में टकराएंगी तो या तो नीचे की तरफ जाएंगी या तो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो नीचे तो लैंड का पार्ट आ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो हवाएं कन्वर्ज होकर ऊपर की तरफ जाती हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, वो साइक्लोनिक कंडीशन लाती हैं। और जो हवाएं डाइवर्जेंस करती हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दूर जा रही होती हैं, तो वहाँ का जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि ऊपर से हवाएं उसे फिल करने के लिए आती हैं, जिसके कारण वो स्टेबल हो जाता है। वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पैदा होती। तो इन्हीं से हम इन्हें दो टाइप्स में और बांट लेते हैं, CPKS, CPKW, U, CPWS, CPWU, MPKS, MPKW,
के यू, एम पी डब्ल्यू एस, एम पी डब्ल्यू यू। सेम पार्ट आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, सी टी के एस, सी टी के यू, सी टी डब्ल्यू एस, सी टी डब्ल्यू यू। तो कुल मिला के हमें 16 ऐसे टाइप्स मिलते हैं एयर मासेस के, जिनके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि ये एयर मास कैसा होगा। ये पोलर रीजन से आया है या फिर ये ट्रॉपिकल रीजन से आया है, ये ठंडा है या फिर ये गर्म है, ये वाटर बॉडीज़ के ऊपर बना है या फिर ये किसी लैंड पार्ट के ऊपर बना है, और ये स्टेबल होगा कि या फिर ये अनस्टेबल होगा। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मास की। इन्हीं चीज़ों का मदद लेके हम वेदर फोरकास्टिंग भी करते हैं। आज का मौसम ऐसा रहेगा, आज का मौसम ठंडा रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि आने वाले समय में हमारा वेदर कैसा रहेगा। क्लाइमेट तो जाहिर सी बात है नहीं बता सकते, क्योंकि क्लाइमेट तो एक बहुत ही लंबे पीरियड का समय होता है, लेकिन वेदर का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये तो बात रही एयर मास के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एयर फ्रंट की, एयर फ्रंट क्या होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, भौकाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।